हेलो सक्षम मान्याज, आपका आपके सक्षम एस एकेडमी में स्वागत है। मैं विमलेश सर आज आपको चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर्स लेके आया हूँ। बहुत बेसिक वे में हम लोग ट्राई करेंगे, आपको बस बने रहना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सिंपल वे में समझाने की। ठीक है, हम लोग बिना टाइम वेस्ट के हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। ठीक है, हमको 12th में पहुंच रहे हैं हम लोग, तो हमको अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले आपको कुछ चीज़ जान लेने हैं। सिर्फ मोशन से रिलेटेड चीज़ जानो। पहले 11th स्टैंडर्ड का था मोशन। अब मोशन का आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, इसके दो टाइप थे। एक तो लीनियर मोशन और दूसरा क्या था आपके पास, एंगुलर मोशन। एक था लीनियर मोशन, बच्चा लोग ध्यान देने वाली बात है। एक लीनियर मोशन और एक दूसरा क्या था आपके पास, एंगुलर मोशन। अब एंगुलर सर, लीनियर मोशन हमको मालूम है, लीनियर पाथ का मोशन आप अपने 11th में पढ़ा है। सर एंगुलर आपने 11th में नहीं सिखाया था क्योंकि ये बच्चा ये 12th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, अब इसके अंदर तीन लोग हैं। ठीक है, एक आता है सर्कुलर मोशन, दूसरा आता है रोटेशनल मोशन और तीसरा आता है, इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो बन जाता है रोलिंग मोशन। क्या तैयार हो जाता है, रोलिंग मोशन। डबल एल लगा लो भाई। ठीक है, रोलिंग मोशन समझ आएगा। अब हमको 12th स्टैंडर्ड में यही चीज सीखना है, रोटेशनल डायनामिक्स, जिसके अभी लास्ट में आईसीएस लग जाता है इक्स। ठीक है, समझ जाओ, वो फिजिक्स का ब्रांच है, समझ रहेगा। तो रोटेशनल मतलब रोटेशन से रिलेटेड रहेगा, एंगुलर मोशन से रिलेटेड, और डायनामिक मतलब मोशन। ठीक है, डायनामिक हो गया या काइनेमेटिक हो गया, इन दोनों का साफ साफ मीनिंग क्या होता है, मोशन। समझ में आएगा। तो हम लोग मोशन की स्टडी रोटेशनल डायनामिक्स में करते हैं। बिना टाइम वेस्ट के आगे और बढ़ते हैं हम लोग। इसके अंदर सबसे पहले आपको जो कुछ क्वांटिटी पता होना चाहिए, क्वांटिटी पता होना चाहिए। फिर लीनियर में उसका सिंबल क्या होता है वो पता होना चाहिए। एंगुलर में सिंबल क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए, और उन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। समझ रहेगा। यह चीज आपको, इतना सब कुछ आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब जाके काम हो जाएगा। अपना चैप्टर बेसिक से हम लोग शुरुआत करें, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब क्वांटिटी की बात करेंगे तो पहला उठा लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस समय क्या ले लिया हूं, डिस्प्लेसमेंट। एक हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी, और लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ठीक है, और की मैं बात करूंगा तो बात करता हूं मैं फोर्स, और किसकी बात कर रहा हूं समझो, मास की बात कर लेता हूं, और एक लास्ट बच जा रहा है मोमेंटम। समझ में आएगा। अब देखो, जब डिस्प्लेसमेंट लीनियर में रहेगा, लीनियर पाथ पे मोशन करता है, तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते थे, एस के ऊपर एरो वेक्टर फॉर्म में रहा तो। लेकिन वही जब डिस्प्लेसमेंट एंगल में जाता है, ऐसा सर्कल में घूमता है ना, तो कुछ सेंटर से जो एंगल बनती है वो एंगल मेजरमेंट करना होता है। प्लेन एंगल आपने सीखा 11th स्टैंडर्ड में। मैं यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, घूमते घूमते यहाँ पे गया, तो ये डिस्टेंस मेजरमेंट यहाँ नहीं किया जाता है। ये डिस्टेंस, ये जो एंगल है ना, सर आपने इतने डिग्री पे आगे गया, सर आप यहाँ से ना इतना डिग्री आगे गए, तो यहाँ पे ना बच्चा लोग मुझे एंगल देखना होता है। समझ में आ रहा है क्या। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थीटा से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा। वैसे लीनियर वेलोसिटी है तो v, एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा, w जैसा दिखता है। लीनियर एक्सेलरेशन है तो इसका सिंबल a, एंगुलर एक्सेलरेशन है तो सिंबल अल्फा। लीनियर फोर्स है तो इसका सिंबल f, एंगुलर फोर्स है तो इसका सिंबल टाउ। इस सिंबल का नाम क्या है, टाउ। ठीक है, इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, यहां तो फोर्स बोल रहे थे ना, सिंबल का नाम तो एफ है, लेकिन फोर्स बोल रहे थे। इस सिंबल का नाम टाउ है, लेकिन यहाँ पे बोलते क्या उस फोर्स को, टॉर्क। एंगुलर फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, टॉर्क। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा। वैसे लीनियर मास रहेगा तो m, जब कोई बॉडी रोटेशन करेगा, ठीक है, एंगुलर में कन्वर्ट होगा, तो एंगुलर मास को आप लोग बोलते हो I। I क्या होता है सर जी, तो I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। लास्ट बच जा रहा है मोमेंटम, होना चाहिए, मोमेंट लिख दिया हूं मैं, मोमेंटम। ठीक है, एक होता है लीनियर मोमेंटम जिसका सिंबल P, एक होता है एंगुलर मोमेंटम जिसका सिंबल L। स्मॉल p कैपिटल L होता है, दिखने में सेम लग रहा है आपको। अब आपको सिंपल सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला mv, फोर्स का फॉर्मूला ma, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब कुछ फॉर्मूलाज है, मास का नहीं है फॉर्मूला, ये आपका फंडामेंटल में आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल में आ गया, इसलिए इससे कोई फॉर्मूले नहीं है। अच्छा सर, एंगुलर में क्या क्या रिलेशन है, तो एंगल में बच्चा क्या होता है इसका, एम वी आर। क्या होता है, एम वी आर। टॉर्क को हम लोग
ठीक है। अब इसका मैं सीधा रिलेशन ही बता देता हूं ना, इसके साथ इसका रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, देखो एस, ये एस लिखा इक्वल टू थीटा लिखा मल्टीप्लाई आर, तो एस इक्वल टू आर थीटा रिलेशन हो गया। वैसे वी लिखा इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, वैसे a लिखा a इज इक्वल टू आर अल्फा, देखो यहाँ पे मैं क्या इसका मल्टीप्लाई किया आर का, यहां तक पहले इस तीनों को लिया था, यहां तक आपको अब ये लोग को पहले लेना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये थोड़ा सा अलग है, अरे तो इसके नीचे लिखना चाहिए ना इसको, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, यहाँ पे I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। और ये L क्या होता है, R इंटू पी, तो ये इसका फॉर्मूला बन जा रहा है। देखो ना अपना R है, P का वैल्यू चाहोगे तो MV रख सकते हो, तो MVR, समझ में आएगा। तो इस टाइप से आपको पहले ये रिलेशन मालूम रहेगा, सिंबल मालूम रहेगा, तो आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हमको क्या दे रहा है कि नेसेसिटी फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसमें सर्कुलर मोशन सिर्फ लिखता हूं मैं हेडिंग। ठीक है, नेसेसिटी या फिर नेसेसरी थिंग्स जो भी है कीवर्ड्स, सर्कुलर मोशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज मालूम हो जाना चाहिए। अच्छा, सर्कुलर मोशन क्या होता है पहले वो तो जान लो। ठीक है, 3 टाइप का मोशन बताया था आपको। सर्कुलर मोशन, अगर मेरा पाथ सर्कल है और सेंटर यहाँ पे है और मैं इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा हूं सेंटर के आजू बाजू में, तो ये मोशन मेरा कहलाएगा सर्कुलर मोशन। क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। अगर मैं सर्कल पाथ पे मोशन कर रहा हूं तो, ठीक है, सर्कुलर मोशन। अच्छा, अगर यही सर्कुलर पाथ का मोशन, ठीक है, अगर जगह पे घूम रहा हूं, तो यहाँ तो मैं क्या करता, सेंटर यहाँ था और मैं इसके आजू बाजू में घूम रहा था। अब मान लो वो सेंटर वहीं पे है, अब मैं भी यहीं पे हूं, अब मैं यहीं पे अपनी जगह पे गोल घूम रहा हूं, इस टाइप का, समझ आएगा। अगर खुद के पॉइंट पे ही आप लोग रोटेशन परफॉर्म करना चालू कर दे रहे हो, घूमना चालू कर दे रहे हो, एंगुलर मोशन, तो वो रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। अगर एंगुलर मोशन कर रहे हो आप लोग और खुद के एक्सिस पे, तो वो रोटेशनल में आएगा। किसी दूसरे के एक्सिस के अलॉन्ग ऐसा आजू बाजू में घूम रहे हो, ठीक है, ऐसे सन के आजू बाजू में हर प्लैनेट घूमते हैं, वो सर्कुलर मोशन। हर प्लैनेट अपने खुद के जगह पे भी गोल घूमते हैं, समझ में आएगा। खुद के जगह पे भी घूमते हैं, तो खुद के जगह पे घूमना मतलब रोटेशनल, दूसरे के आजू बाजू में घूमना मतलब सर्कुलर। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन कैसा लिखना चाहिए मुझे इसका, अगर लिखना रहा तो कैसा डेफिनेशन लिखूंगा, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along the circular path, along the circular path is called सर्कुलर। एग्जाम में ये डेफिनेशन आपको नहीं आता है, आपको बस आना चाहिए कि सर्कुलर डेफिनेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, अब सर्कुलर डेफिनेशन सर्कुलर मोशन का लिख लिया मैं। उसके बाद मुझे इसके अंदर और क्या क्या इंट्रोड्यूस करना होता है। फॉर सर्कुलर मोशन, चाहते हो कि आपका बॉडी कोई भी सर्कुलर मोशन करे, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फोर्स। ठीक है, यहां पे कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना होता है। ठीक है, और सर्कल में घूमना तो पाथ आपका सर्कुलर रहेगा, तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड आनी होगी, एंगुलर जो भी रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आना रहेगा। तो ये सब चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अच्छा, आगे सर जी और क्या बताना चाहोगे, तो मैं आगे बताना चाहूंगा, ये सिंपल है, आप लोग नॉर्मली इसको देख लोगे। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बहुत जरूरी फोर्स होता है। अच्छा, वो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए था। किसके इक्वल होना चाहिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, तब तक जाके उसको बैलेंस कर पाएगा और वो गोल घूम पाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुआ तो कोई भी बॉडी इससे हवा में सर्कल में नहीं घूम पाएगा, सीधा गिर के नीचे आ जाएगा, समझ में आएगा। तो ये चीज हमको यहाँ पे तो ध्यान रखना होता है कि आपको ये फोर्सेस की जब बात करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करना चाहिए, तब जाके वो सर्कल में घूम पाएगा। अदरवाइज नहीं गया, ग्रेविटी ज्यादा हो तो गिर जाएगा, सेंट्रीपिटल ज्यादा तो खींच के आ जाएगा, समझ में आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके अंदर। तो आगे मेरे पास क्या आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, यूसीएम। तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब जिसकी स्पीड सेम होगी, कांस्टेंट होगी, चेंज
नहीं होगी तो क्या लिखूंगा इसका डेफिनेशन, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, द सर्कुलर मोशन इन विच, द सर्कुलर मोशन इन विच, सर्कुलर मोशन जिसके अंदर, सर्कुलर मोशन इन विच वेलोसिटी ऑफ circulating particle is, velocity of circulating particle is uniform. यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, बार बार स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रहा है, एक फिक्स स्पीड है उसकी, इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये वाले में नेसेसिटी में और हमको क्या लिख सकते थे, ठीक है, ये किसके वजह से होता है, ये होता है एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स की वजह से, ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। सर्कुलर मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। भले उसकी स्पीड सेम रहेगी फिर भी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता है, इसलिए आप उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हो। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि ये पीरियोडिक मोशन भी होता है, पीरियोडिक मोशन, ये क्यों पीरियोडिक मोशन हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे गोल घूम के वही रिपीट कर रहा है बार बार चीज, एक ही जगह बार बार रिपीट करते तो पीरियोडिक मोशन मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो मोशन रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ गोल घुमा आ गया, फिर से रिपीट कर रहा है वही मोशन, फिर से वही कर रहा है, मतलब क्या बार बार जो रिपीट होता है उसको पीरियोडिक बोलते हैं। तो ये चीज आप लोग इसकी प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और क्या बच गया हमारे पास भाई, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बता दिया आपको, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख पाओगे, नॉन यूनिफॉर्म बच्चा सर्कुलर मोशन क्या लिखना रहेगा, द सर्कुलर मोशन इन विच वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखते हुए कर लोगे तो काम आ जाएगा। अच्छा, आगे आप क्या पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी आया था ना नाम, तो उसको समझ लेते हैं पहले, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और इसका FCP फॉर्मूला होता है और इसका वैल्यू होता है -mv² वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो। और इसी का दूसरा भाई है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या भाई का नाम है इसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका भी सेंट्रीफ्यूगल है, सिंबल तो सेम है, इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, बस डायरेक्शन का फर्क है, देख रहे हो। ये सेंटर के तरफ, ये जब फोर्स जब ऐसा सेंटर में घूमेगा ना कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो एक फोर्स जो होता है जो इस ऑब्जेक्ट को सेंटर के तरफ खींचता है, सेंटर के पास खींच के रखता है। अगर कोई भी सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट को सेंटर के पास खींच के रख रहा है कोई फोर्स, इसका मतलब वो फोर्स को हमको बोलना है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसा भी फोर्स होता है, जैसे मैं बाइक से जा रहा हूँ, टर्निंग लिया, ऐसे बाहर आ गया, उस साइड गिर गया, ठीक है, टर्निंग ले रहा इधर में गिर गया उस साइड, मतलब क्या हुआ उस टाइम मेरे साथ, सर्कल में सेंटर में घूम रहा था मैं, तो मुझे यहाँ फोर्स ना खींच के मुझे कहाँ धक्का दे दिया, बाहर की तरफ, तब ना मैं उस साइड पलटी गिर गया, ये तो उस साइड जो मैं गिर रहा मतलब वहां पे जो फोर्स आएगा जो सेंटर से दूर फेंक रहा है मुझे, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डेफिनेशन कैसा लिखते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन सर्कुलेटिंग पार्टिकल, सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट लिख लेता हूं, सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर कोई फोर्स काम कर रहा है सेंटर की तरफ जा रहा है, इज कॉल्ड, उसको हम लोग सीधा सीधा साफ साफ वर्ड में बोल देंगे, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलना है हमको, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये वैल्यू आपको लिख देना है। सर जी इस हमारे बुक में और भी कुछ फॉर्मूला है, क्या आप और भी समझा सकते हैं? यस बच्चा, और समझाया जा सकता है आपको। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन देखा था, V इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला, याद है कि नहीं? अभी हमने रिलेशंस देखा था, क्योंकि ये V है तो V का स्क्वायर बच्चा लोग क्या होगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो सर V स्क्वायर क्यों निकाला? देखो यहाँ पे V स्क्वायर है, हटाओ वहां से उसको, तो पिटल है माइनस देखो M अपॉन आर, जगह पे नो चेंजेस। V स्क्वायर की वैल्यू क्या दिख रही है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कुछ कैंसिल होगा, एक आर सर जी काट दो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर मिल सकता है। तो ये चीज आपको इतना देख लेना है। इसमें भी सेम वही चीज, क्या लिखूंगा मैं, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ये कहां से आया वैल्यू, ये वी की वैल्यू है, आ रहे हैं, एक आर कट गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। फर्क क्या है, वो पॉजिटिव होता है और सेंट्रीपिटल नेगेटिव होता है, बस इतने का फर्क है। इसका डेफिनेशन लिखना था तो क्या लिखूंगा, इसका डेफिनेशन क्या लिखूंगा, सेम डेफिनेशन है, क्या लिखूंगा, द फोर्स एक्टिंग
द फोर्स एक्टिंग ऑन सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। इसमें सबसे मेन वर्ड कौन है? अवे। अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल is called सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको हमने क्या बोल दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें ध्यान देने वाली बात कौन है? अवे फ्रॉम। और इसमें कौन है? टूवर्ड्स। ठीक है, ये टूवर्ड द सेंटर, सर्कल में घूमने वाले ऑब्जेक्ट को सेंटर के पास खींचेगा सेंट्रीपिटल, सर्कल से दूर फेंक देगा सेंट्रीफ्यूगल। अब मुझे बताओ, मैं बाइक से जा रहा हूँ, टर्निंग लिया इधर, मैं इस टर्निंग ले रहा हूँ और मैं उसी साइड गिर गया, मतलब कौन सा फोर्स? मैं जा रहा था इधर, ऐसा टर्निंग लिया और मैं इसी साइड गिर गया, मतलब कौन सा फोर्स काम किया? सेंट्रीपिटल। सेंटर यही ना कहीं होगा सर्कल का पूरा, अगर सर्कल बनाएंगे तो समझ गया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ गया। एक फ्रिक्शनल फोर्स भी थोड़ा सा समझ लो, अभी आने वाला है, इसलिए बता देता हूं। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखा होता है, ठीक है, तो जब वो मोशन करना स्टार्ट करता है, मोशन करना चाहता है, तो उसको ना फ्रिक्शन हमेशा उसकी स्पीड को अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है? उसकी स्पीड को हमेशा अपोज। वो आगे जाना चाहेगा तो पीछे खींचेगा, पीछे खींचना जाए पीछे जाना चाहेगा तो आगे धक्का देगा। मतलब फ्रिक्शन हमेशा ही हमारे स्पीड को अपोज करने वाला फोर्स होता है। अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होता है, स्टैटिक बता रहा हूँ, इसके 3 टाइप थे 11th स्टैंडर्ड में। मैं आपको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बता रहा हूँ। स्टैटिक मतलब जब बॉडी रुका रहेगा, जब बॉडी क्या रहेगा? रुका रहेगा। ठीक है, तो आपका जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन क्या है आपको बताया गया है, फिर से समझाता हूं। सर मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही आपके सरफेस से परपेंडिकुलर काम करेगा बॉडी के ऊपर। मतलब सरफेस नीचे है तो परपेंडिकुलर कहां जाएगा? इसका ऊपर। अगर समझो सरफेस ऐसा ही है और बॉडी नीचे की तरफ बढ़ रहा होता, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां काम करता? बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। हमेशा सरफेस, मान लो अगर सरफेस ऐसा रहता और बॉडी इधर है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा काम करेगा? इस साइड। ठीक है, अभी तक ऊपर नीचे काम है, तो यहाँ पे लेफ्ट में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सरफेस, देखो ये जो सरफेस है ना, हमेशा सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इतना जान लो, नॉर्मल का मतलब ही 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब परपेंडिकुलर रिएक्शन, परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। इसको हटाने के बाद बच्चा लोग कांस्टेंट लगाते हैं, वो होता है म्यू एस। म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम है इसका? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये n मल्टीप्लाई से जब इधर जाता है तो एफ एस अपॉन एन की वैल्यू म्यू बन जाता है। क्या बन जाता है? म्यू बन जाता है। अभी थोड़ी देर में सब आने वाला है। ठीक है, मतलब जिंदगी में कहीं पे भी आपको ऐसा दिख गया एफ एस अपॉन एन, सीधा उठा के क्या लिख दोगे? म्यू एस। सर जी मुझे अगर एन अपॉन एफ एस मिल गया तो क्या करूंगा? तब क्या करेंगे? अरे जब ये उल्टा है तो उसको भी उल्टा कर दो, तो उसको उल्टा कर दिया तो 1 अपॉन म्यू एस। ये आपको वैल्यू लिखना होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन की शुरुआत करने आ रहे हैं। सबसे पहला, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। कहां पे है व्हीकल हमारा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे। अब सर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक बता दो कैसा होता है। देखो अच्छा, आप लोग मेले में चलो, मेले में अज्यूम करो आप लोग मेले में गए, वहां पे बच्चे लोग जो होते हैं ना, बचकाने लोग, उनका 4 व्हीलर हो गया या उनका कार हो गया, उनका ट्रेन हो गया, कैसे घूमता है सर्कल में? ऐसे। मतलब क्या, वो हमारे सरफेस पे ऐसे पैरेलली घूमते रहते हैं। ठीक है, मतलब मोशन कर रहा है तो ऐसे मोशन। लेकिन हम लोग का जो झूला है, जाइंट व्हील आकाश झूला, वो कैसे जाता है? ऐसा नीचे से पूरा ऊपर से नीचे, ये ऐसे जाता है। लेकिन बचकाने लोग का कैसा घूमता है? एक ही जगह पे रहता है, ऐसा सरफेस से घूमते रहता है। लेकिन हम लोग का कैसे जाता है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो जो भी चीज नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, उसको वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और जो हमारे सरफेस पे ही रहेगा, चाहे ऐसे घूमे चाहे सीधा सीधा घूमे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। समझे क्या? तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर
मोशन का मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा सिंपल वाला, बच्चों का वो घोड़ा होता है, कार होता है, बाइक्स होते हैं, देखो ट्रेन होता है जो ऐसा सिंपल में घूमता है सर्कल में, लेकिन हम लोग का जो आकाश झूला है वो ऊपर को नीचे घूमता है, तो वो होता है वर्टिकल सर्कल मोशन। तो आपको याद रखना दोनों आएगा। अभी फिलहाल हम लोग हॉरिजॉन्टल पे देख रहे हैं, तो और देर में वर्टिकल भी आ जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल भी हमको इस चैप्टर्स में सीखना है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अच्छे से समझते हुए चलना है। क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा, आगे सर जी बताओ फिर क्या बताना चाह रहे हैं। ये सरफेस हो गया। अब बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो सर्कल तो आप नहीं बना रहे हो, ठीक बच्चा, हॉरिजॉन्टल तो कैसा नॉर्मल प्लेन रखा है, समझ में आ रहेगा, ये असली में ऐसा सर्कल में घूमेगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब हमारा फोर व्हीलर है। आप लोग हमेशा याद रखना फोर व्हीलर के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप लोग mg से दिखाओगे, ठीक है, वो हमारा ही मतलब हमेशा ही, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो बैलेंस करता है, आप इसको वेट ही बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स मत बोलो, क्या बोल रहे हो इसको? वेट। ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वेट वाला जो फोर्स है वो कैसा होने वाला है यहाँ पे? mg। कैसा होने वाला है? mg। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, और वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। व्हीकल को किधर भी चिपका दो, ग्रेविटी हमेशा नीचे ही खींचता है सेंटर की तरफ, तो mg याद रखना हमेशा डाउनवर्ड रहता है। नॉर्मल रिएक्शन अभी बताया था, कहां जाएगा? अपवर्ड। अगर समझो मेरा व्हीकल उधर घूम रहा है, आगे जा रहा है उस तरफ, तो फ्रिक्शन कहां खींचेगा? इधर। और अगर मेरी व्हीकल इधर जाती तो फ्रिक्शन कहां खींचता? उस तरफ। समझ में आएगा? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, मेरा व्हीकल उधर जा रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा सेंटर से अवे जा रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स काम करेगा mv²/r। कौन सा फोर्स काम करने वाला है? mv²/r। और ये प्लस है कि माइनस? जा देख लो, प्लस है। प्लस है मतलब मुझे यहाँ पे क्या बोल देना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फटाक से देखो डायग्राम बन गया, आधे मार्क्स का डायग्राम। ये बोर्ड एग्जाम में इस बार आया है, 2026 का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब जो कंसिडर क्या करूंगा मैं पहले, कंसिडर an object, consider an object of mass m is moving along the horizontal circular track। कहां पे मूव कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज अपनों को ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, आगे और क्या बताना चाहेंगे सर जी? ठीक है, ये हो गया विथ स्पीड या वेलोसिटी कितना है इसका? v है। वेलोसिटी लिखो ज्यादा बेस्ट है, कि सर्कल है तो वेलोसिटी ही आता है, वेलोसिटी v। अच्छा, उसके बाद में क्या लिखने वाला? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वही वेट, वेट मतलब कौन? mg। इसका डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड। क्या ये नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डाउनवर्ड। अब ऊपर की तरफ देखो कौन है, तो उसका क्या नाम है? नॉर्मल रिएक्शन। क्या नाम है इसका? नॉर्मल रिएक्शन, जो क्या हो गया मेरा? n हो गया। और इसका डायरेक्शन देखोगे तो ऊपर जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए अपवर्ड। क्या लिख देना चाहिए मुझे? अपवर्ड। उसके आगे और क्या कर देना चाहिए? देखिए आगे मैं बढ़ूंगा तो इसके अंदर, हाँ एक चीज और याद रखो हमेशा इस चैप्टर में, लेफ्ट साइड में जितने भी लोग जाएंगे, कभी भी देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में, ये तो हमेशा लिखना टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या लिखना? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और राइट साइड में जितने भी चीज जाते होंगे उसको लिखना अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, समझाएगा। अगर राइट साइड में जा रहा है तो उसको क्या लिखना? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। और लेफ्ट में जा रहा है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो सेंट्रीपिटल हो, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे फिलहाल, लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट में जितने भी लोग जाएंगे उसको हमेशा याद रखना क्या बोलने का? टुवर्ड्स द सेंटर। सवाल आता होगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, ये जो पाथ है ना आपका, ऐसा सर्कल मोशन है, ठीक है। और आप लोग ने व्हीकल्स में यहाँ पे रखा है, समझ में आएगा? पूरा सर्कल तो यहाँ बनाया नहीं है डायग्राम, ठीक है, नॉर्मल डायग्राम दिया आपकी बुक में, तो पूरा सर्कल ऐसा होता है। अभी आपका व्हीकल्स यहाँ है तो हमने सिर्फ ये कर्व रोड नहीं बनाया, सिर्फ प्लेन बनाया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट को सेंटर यहाँ ना खींचेगा, ठीक है। और ये सेंटर की तरफ जा रहा है, तो सेंटर के पास जा रहा है मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, सर्कल ऐसा है। और उस तरफ गया तो अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं।
क्या ध्यान रखना है आपको कि इस चैप्टर में किधर भी कुछ भी चीज अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल लिख डालो, और राइट साइड में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे पास, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और क्या वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स का, Fs, और इसका डायरेक्शन कैसा है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। और ध्यान से अगर देखा जाए तो मेरे पास जो वो उधर जा रहा था उसका नाम क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम है उसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका वैल्यू क्या था मेरे पास, mv²/r, और ये कहां है, राइट साइड में है, तो राइट साइड वाले क्या लिख देना चाहिए अपने को, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब डायग्राम इतना तो लिख दिया, कंसीडर लिख दिया, डायग्राम लिख दिया, आधे मार्क्स का हमने काम कर लिया। हो सकता है 1 मार्क्स भी आ जाए, 3 मार्क्स में रहा तो। अभी फिलहाल इस बार तो इतना लिखने का आधा मार्क्स ही मिला इस साल के बच्चों को। अब देखो डायग्राम स्टडी हमेशा याद रखो, फिजिक्स में जब भी आप लोग डायग्राम की स्टडी करते हो तो कोई चीज जो नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है, नीचे, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है, तो कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में चाहे 10 लोग जाए, चाहे 1000 लोग आ जाए, चाहे कितने लोग भी आ जाए, डाउनवर्ड में जितने भी लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, वह सब के सब लोग बराबर होंगे, अपवर्ड में जाने वाले के इक्वल होंगे। ठीक है, अब अपवर्ड में चाहे अकेला अकेला जाए, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, चाहे 10 ऊपर जा रहा है एक नीचे, या 10 नीचे एक ऊपर, अभी कुछ भी मैं बोल रहा हूं, इतना बस आपको मैं नॉर्मली बताना चाह रहा हूं इसका फाइनल रिजल्ट, कि नीचे जाने वाले जितने भी लोग होंगे ऊपर जाने वाले को बैलेंस करता है, मतलब उसके इक्वल होता है। क्या होता है, उसका इक्वल। तो मैं यहाँ पे नीचे कौन दिख रहा है, mg किसको बैलेंस कर देगा, नॉर्मल रिएक्शन को, या mg को कौन बैलेंस कर देगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। बैलेंस करने का मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाना। ठीक है, तो आगे देखो, थोड़ा सा यहीं पे लिखता हूं मैं, थोड़ा आपको शायद नहीं दिखता होगा तो मैं फॉन्ट बढ़ा लेता हूं। ठीक है, देखो क्या लिखूंगा यहां पे मैं, mg इज बैलेंस्ड बाय n को नॉर्मल रिएक्शन, देयरफॉर mg इक्वल टू क्या होगा, n, इक्वेशन नंबर 1। पूरे चैप्टर में यही नोटंकी करना है हमको, जो नीचे जा रहा है वो ऊपर वाले को बैलेंस कर देगा, इक्वेशन 1 बनाएंगे, लेफ्ट में जाने वाला राइट वाले को बैलेंस कर देगा, उसके इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे तो क्या लिखूंगा मैं, mv²/r इज बैलेंस्ड बाय fs। ठीक है, मतलब कैसा लिखना चाहिए मुझे, mv²/r इज इक्वल टू fs, इक्वेशन नंबर 2। सर जी मैं fs को लेफ्ट में लिख दिया, mv²/r को राइट में लिख दिया, तो चलेगा क्या, तो जवाब इसके बाद चल जाएगा, लेकिन आपकी परेशानी बढ़ जाएगी कैलकुलेशन करते रहे, डिराइव करते रहे। तो इसलिए आप लोग पूरी कोशिश करो कि जितने भी m वाले पार्ट आएंगे, कभी भी पूरे चैप्टर में मास वाले जितने पार्ट आएंगे उसको समय हमेशा लेफ्ट में ही रखो। जितने मास वाले आएंगे, देखो इसमें मास था लेफ्ट में रखा, इससे मास था लेफ्ट रखा। ऐसा क्यों सर जी, क्योंकि जब बच्चा आप लोग इसको डिवाइड करोगे ना तो मास कट जाना चाहिए, समझ आएगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, हमेशा मास को कहां रखते हैं, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे डिवाइडिंग करने जा रहा हूं, और मैं किसको डिवाइड करने जा रहा हूं, मैं देखो इक्वेशन 2 में डिवाइड देने जा रहा हूं इक्वेशन 1 से। हमेशा याद रखना इक्वेशन 2 को ही 1 से डिवाइड करना है, जब mv²/r जहां भी रहोगे। समझो बाय मिस्टेक आपने इसको इक्वेशन 1 ले लिया, उसको इक्वेशन 2, तो आपको इसमें डिवाइड करना है, हमेशा mv²/r को ही डिवाइड करना है mg से, mg को इससे डिवाइड मत करना। अच्छा आंसर से तो भी आता है, आपकी परेशानी बस बढ़ जाएगी, ऐसा है। तो हमेशा mv²/r को डिवाइड करने का जो भी चीज रहेगा उसके साथ। ठीक है, तो मैं ये 2 था और 1 से डिवाइड किया, तो वैल्यू क्या आएगा, mv²/r डिवाइड बाय mg बराबर यहाँ पे fs/n। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है इसका अपॉन है, कुछ नहीं मतलब 1 समझ लोगे, कुछ नहीं मतलब क्या समझ लोगे, 1। अब रूल के हिसाब से क्या होता है आपको बता देता हूं, जब a/b रहेगा और c/d रहेगा, जब a/b और c/d रहेगा तो पहले का मल्टीप्लाई लास्ट के साथ होगा और दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे के साथ होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, a/d/b/c। सर समझा नहीं, पहले का मल्टीप्लाई अच्छा लास्ट के साथ करोगे, जिससे 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो सेम आएगा mv², बस इतना ही रहेगा, mv², पहले का मल्टीप्लाई लास्ट के साथ करने का और दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे के साथ करने का। बचपन में तीसरी चौथी में आया था ये। ठीक है, 1 था ही नहीं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं सर, आप कहां से ले आए, 1 किसी में भी डिवाइड करो तो कोई दिक्कत नहीं होता है।
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, आर एम जी बराबर, याद करो एफ एस अपॉन एन म्यू एस, यहां लिख देना रीजन, सिंस एफ एस अपॉन एन बराबर क्या होता है म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट, याद करो ना, अभी थोड़ी देर पहले आया था। इसमें कोई एम एम कैंसिल होता है, तो आप लोग ना यहीं पे डायरेक्टली एम एम कैंसिल कर सकते थे और जी को उठा के इसके बाजू में रख देते थे, ठीक है। तो क्या आ सकता था ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर म्यू एस, ये डिवाइड है बच्चा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मुझे म्यू एस आर जी, तो वी मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ म्यू एस आर जी। अब मैक्सिमम बोलेगा तो यहाँ मैक्सिमम लगा देना, मिनिमम बोलेगा तो मिनिमम लगा देना, ये आपके स्पीड का फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गया, 2 मार्क्स के लिए डिराइव करने आता है। ये स्पीड का फॉर्मूला कहां पे है, स्पीड है स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, इस बार क्वेश्चन कैसा पूछा था आपको दिखा दे क्या? इस बार का क्वेश्चन में आपको कैसा इसको लिखने बोला था, आगे कौन सा क्वेश्चन आया था, ये 4 मार्क्स का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ना बोर्ड एग्जाम में, उसमें 2 बार डिवाइड होते हैं ना, उसमें आया था ये, ठीक है। और वहां पे हाँ बोला था डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ऐसा डेरिवेशन बोल रहा है। डिराइव द मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑफ द व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, मैक्सिमम स्पीड लिमिट आएगा तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना रहेगा, सिर्फ मैक्सिमम। नहीं लगाया सर जी मार्क्स काटेंगे क्या, टीचर दयालु होते हैं मार्क्स दे देते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम यूज करना चाहिए अगर टॉपर केस में आप लोग हो तो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, अगला जाते हैं हम लोग वेल ऑफ डेथ में, मौत का कुआं। वेल ऑफ डेथ हर बार नहीं लिखा रहेगा, तो उसकी जो दीवार है ना, अपने मौत का कुआं देखा है कि नहीं, दीवार कैसा होता है, ऐसा ऊपर नीचे, समझ आएगा, ऐसा ऊपर नीचे उसका वॉल होता है। तो आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, वॉल जो रहता है वो ऊपर नीचे रहता है, ठीक है सर, ठीक है। वॉल ऐसा वर्टिकल रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं वो लोग वर्टिकल इंक्लाइंड वॉल या वर्टिकल इंक्लाइंड सरफेस। वेल ऑफ डेथ हर बार नहीं देता है, समझ में आ रहा है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये क्या दे सकता है, वर्टिकली इंक्लाइंड सरफेस, वर्टिकली इंक्लाइंड वॉल, ऐसा कुछ आपको दे सकता है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो मौत का कुआं का डायग्राम बना लेते हैं, देखिए। अब यहां पे मेरा हो जाएगा व्हीकल्स, यहां पे क्या होगा मेरा व्हीकल। आपको क्या बताया था, व्हीकल किधर भी जाएगा उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मास व वेट हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कहां जाएगा, इस बार देखो अभी ये व्हीकल है उसको नीचे खींचेगा, तो फ्रिक्शन क्या करना चाहिए उसको, भाई ऊपर खींच कर रखे, नहीं तो स्लिप करके गिर जाएगा। अरे मौत के कुएं में जो आर्टिस्ट लोग जो सर्कल में घूम रहे हैं इतना, अगर वो सरफेस एकदम चिकना रहा है, स्मूथ रहा, टाइल्स लगा रहा, चमकता हुआ, तो स्लिप करके गिर नहीं जाएगा। मतलब क्या वहां पे होना चाहिए कि फ्रिक्शन उसको ऊपर खींच के रखे, तभी तो नीचे नहीं गिरेगा। मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स एफएस। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ गया इस बार, तो सरफेस ये रहा, तो सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, और इधर की तरफ कौन जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। डायग्राम में दिखता नहीं आ लेकिन होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम है, समझ आ रहा क्या। तो ये चीज ध्यान देना। कंसीडर क्या करना चाहिए मुझे, कंसीडर क्या लिखूंगा मैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving inside the well of death, मौत के कुएं में मूव कर रहा है विथ सेफ स्पीड, सेफ वेलोसिटी या स्पीड, देखिए v। देखिए यहाँ पे सेफ होना चाहिए, मिनिमम मतलब इतना उसको मेंटेन करना चाहिए, उससे ज्यादा किया ना कम तो नीचे गिर जाएगा। समझ क्या, उस पर ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 5 की स्पीड चला लूँ, 1000 की स्पीड चला, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट उसको मेंटेन करना पड़ेगा, अगर वो स्पीड मेंटेन नहीं होगा, कम होगा, सीधा गिर जाएंगे, ग्रेविटी खींच लेगा, वहां पे ग्रेविटी को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा आगे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम देखो क्या क्या दिखता है। सबसे पहले लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वही वेट आपका, तो mg, और ये हमेशा ऑलवेज कैसा रहेगा, डाउनवर्ड, वेट हमेशा कैसा रहता है, डाउनवर्ड। उसका यहाँ पे देखो इस बार है ऊपर जा रहा है,
तो जो ऊपर इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड ना, आप ऊपर वाले को नॉर्मल रिएक्शन मत लो। बच्चे लोग याद रख लेते हैं जिंदगी भर कि mg नीचे था तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर, ऐसा नहीं होता है, हर बार अलग अलग केस में चेंज हो जाता है, तो ध्यान रखना है चीज, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू यहाँ पे आपके पास है Fs, जिसका डायरेक्शन कैसा है इस बार अपवर्ड। पिछली बार फ्रिक्शनल फोर्स कहीं और जा रहा था। अच्छा, लेफ्ट में कौन जा रहा है देखो डायग्राम में देख के, नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां मुझे लिखना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू n। इसका डायरेक्शन मुझे देख के बताओगे तो क्या बोलोगे आप लोग, टूवर्ड्स द सेंटर। क्यों बच्चा लोग टूवर्ड्स द सेंटर बोल रहे हैं आप लोग, ये लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट में जाने वाला जितना भी कुछ आएगा पूरे जिंदगी भर इस चैप्टर में आपको टूवर्ड्स लिखना है। राइट में कौन जा रहा है देख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या उसको लिख दिया मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू है mv²/r। अब मुझे इसको क्या लिख देना चाहिए, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से भाई दूर जा रहा है, राइट में जाने वाले को अवे फ्रॉम सेंटर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। चलो डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो ध्यान देना है, बने रहना है, आपको जागे रहना है, सोना नहीं है, वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। आगे आ जाओ, डायग्राम में देखो mg नीचे जा रहा है तो ऊपर कौन जा रहा है भाई, ऊपर कौन जा रहा है, Fs, मतलब mg किसके इक्वल टू हो जाना चाहिए, Fs के। इक्वेशन नंबर 1, पिछली बार mg n के इक्वल आया था, अलग डायग्राम था तो अलग आया था। डायग्राम स्टडी समझो कि जो नीचे जाता है वो ऊपर वाले के इक्वल होता है, जो राइट में जाता है वो लेफ्ट में जाने वाले के इक्वल होता है। तो mg किसके इक्वल हो गया, Fs के। वैसे mv²/r किसके इक्वल हो जाएगा, n के। तो मुझे यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए, mv²/r इज बैलेंस्ड बाय n। अगर ये बैलेंस कर दे रहा है इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर मैं यहाँ पे बैलेंस कर दिया तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, mv²/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। इक्वेशन नंबर 2, हमेशा जैसा वहां पे किए थे हमने, कर दो यहाँ पे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। हमेशा कोशिश करना कि m वाले जितने पार्ट्स है वो लेफ्ट साइड में ही रहे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 कौन है मेरे पास, mv²/r डिवाइड बाय mg इज इक्वल टू यहाँ पे कौन है, n/fs। ध्यान से देख लो मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट का डिवाइड लेफ्ट में किया, राइट का डिवाइड राइट में किया, ठीक है। अच्छा आगे इसे बढ़ूंगा तो m कैंसिल हो जाएगा, याद है ना आपको, m कैंसिल हो जाएगा और जी जाएगा किसके पास, r के पास। तो वैल्यू कैसा हो जाएगा, v²/rg बराबर, ये fs/n तो नहीं है ना, याद करो n/fs से उल्टा है, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, उल्टा 1/μs। यहाँ रीजन दे दो भाई, रीजन क्या दोगे कि सर जी n/fs का वैल्यू ना 1/μs होता है, हम जानते हैं, सक्षम सर ने बताया है, समझ आ गया। तो ये चीज हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। आगे और क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, rg/μs। इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, ये v² है तो v बच्चा लोग क्या मिलना चाहिए हमको, रूट के अंदर rg/μs, ये ना मिलना चाहिए, rg/μs। यही है मेरे पास सेफ स्पीड, ठीक है, ऑन वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ में, मौत के कुएं में सेफ स्पीड निकालने बोलेगा तो यही फॉर्मूला होता है। इसको देख लोगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग बोलोगे तो टेलीग्राम पे चैनल बनाया जाए, अब वहां पे आपको पीडीएफ भेज दिया करूंगा, सिम टू सिम पीडीएफ आ जाएगा, तो स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग बताओगे कमेंट करके तो ऐसा ट्राई करेंगे, नहीं तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, मेरे पास 10-15 बच्चे भी पढ़े बस हो गया मेरे लिए, ठीक है, उतना टीचिंग का मेरा वैल्यू मिल गया, काफी है, ठीक है। तो देख लोगे तो आगे बढ़ेंगे, तो ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ अगला डेरिवेशन है, हम लोग अगला डेरिवेशन पे, अगला आ रहा है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। अब बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है पहले ध्यान से समझोगे। पहले क्या होता था, व्हीकल्स को जब कर्व रोड पे, ध्यान दे रहे सब लोग, कर्व रोड मतलब ऐसा टर्निंग वाला रोड, हाईवेज पे हो गया या नॉर्मल किधर भी रास्ता होगा जहाँ पे टर्निंग आता हो, मैं बाइक से ऐसा टर्न कर सकता हूँ, 4 व्हीलर को ऐसे घुमा सकते हो। ये स्ट्रेट रोड तो है नहीं ऐसा, स्ट्रेट रोड पे क्या है, आप कितने भी स्पीड भगाओ, कोई भी इसमें लिमिट नहीं होता है, समझेगा। आपका रोड अगर प्लेन है, अच्छा रोड है, ब्रेकर्स नहीं है, तो आप कितने भी स्पीड जाओ, 1000, 2000, 3000, कोई दिक्कत की बात नहीं। एरोप्लेन्स को आप देखते हो अपने क्या बोलते हैं उसको, रनवे, तो कितनी हाई स्पीड रन कर सकती है। तो स्ट्रेट वाले का तो यहाँ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत कब होता है, जब इतनी स्पीड में व्हीकल्स है
अब मुझे टर्निंग लेना है, समझ में आएगा। अब जब मुझे कर्व रोड पे से टर्न लेना होता है ना, और सेम स्पीड में हम लोग लेंगे तो सेम स्पीड में हमारा क्रैश बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, साइंटिस्ट लोग ने ऑब्जर्व किया कि जहां जहां पे टर्निंग है ना पहले जमाने की, ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जहां जहां पे टर्निंग आ रहा है, बहुत हैवी स्पीड में व्हीकल्स आ रही है, तो वहां पे ना उनका एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि टर्न आ रहा है ना, तो उनका व्हीकल उतना कंट्रोल नहीं हो रही है। अगर ज्यादा हैंडल घुमा दे रहे हैं तो व्हीकल ऐसे पलटी हो जा रही है, ठीक है, नहीं घुमा रहे तो सीधे, क्योंकि वो स्पीड में आ रहा है ना, वो तो समझा क्या, सीधे आगे चले जा रहे हैं, खाई वाई जो भी रहा, ठीक है, और ज्यादा हैंडल घुमाया तो व्हीकल्स पलटी हो जा रही है। उन्होंने देखा नॉर्मल स्लो में करके कि जब व्हीकल्स को ऐसा मोशन कर रहे हैं, ध्यान समझना ये बात है, यही नॉलेज होता है एग्जाम में, जो बच्चों को बोलते हैं बाहर से क्वेश्चन आया था, यही सब होता है। जब पढ़ाते टाइम ध्यान नहीं देंगे तो नॉलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ रट्टा मार के तो तुम सिर्फ लिख सकते हो, पूरा आंसर तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है, इसलिए ध्यान देना, ये नॉलेज है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में भी यही सब नॉलेज काम आता है। असली में ये रोड ऐसा है, व्हीकल से फास्ट में मूव कर रहा है, जैसे ये टर्निंग लेता है तो व्हीकल समझो फोर व्हीलर है, तो फोर व्हीलर का ना इस साइड का दो टायर ना ऐसे ऊपर आ जाता है, टर्निंग लेता है ना जोर से, ठीक है, तो उसका दो टायर ऐसा ऊपर आता है, तो ऊपर आने से क्या हो रहा है, व्हीकल पलटी हो जा रही है, डिसबैलेंस हो जा रही है। तो साइंटिस्ट लोग ने बोला कि भाई जहां पे व्हीकल ऐसे टर्निंग ले रहा है तो इधर का टायर ऊपर हो रहा है, अगर व्हीकल वैसे टर्निंग हो रहा है तो इस साइड का दो टायर ऊपर हो रहा है, तो क्या बोले, ये टायर ऊपर हो रहा है, ठीक है, कोई तो रीजन है ऊपर हो रहा है, ठीक है, उसका हम लोग जिक्र नहीं कर रहे, वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है ना, ठीक है, किसकी वजह से होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, जब ऐसा कर्व में घूमता है सेंट्रीपिटल फोर्स को खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ये हो रहा है किसी वजह से, उसको उनसे लेना देना नहीं था, लेना देना था भाई कैसे सुधारूं, ठीक है, तो उन्होंने जो रोड ऐसा प्लेन रखा था, अब जब ऐसे टर्निंग लेना है तो इधर का दो टायर ऊपर उठता है, तो उन्होंने क्या बोला, ऐसा करो भाई लोग, रोड को ही ऐसा ऊपर बना दो, सुना रहेगा, तो जहां पे टर्निंग रोड है वहां पर राइट साइड वाला एंगल जो है उसको ऊपर कर दिया, मतलब जो मेरा स्ट्रेट रोड ऐसा था, अब इसके ये वाले पार्ट को उठा के हमने ऊपर कर दिया, कुछ ऐसा बना दिया, समझ में आ रहा है क्या। अगर राइट साइड, अगर इस साइड का कर्व है तो इस साइड का कर्व है तो इधर का पार्ट उठा दिया, अगर समझो इस साइड का टर्निंग रहा तो कौन सा पार्ट उठाओगे, इस साइड का, समझ में आएगा। अभी एंगल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसमें एंगल में उल्टा ही हो जाएगा, ठीक है, उसमें ऐसा स्लोप किए, मतलब व्हीकल जिधर भी टर्निंग ले रहा है उसके अपोजिट साइड का जो है आउटर एज बोलते हैं इसको, इस वाले साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर एज, और इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर एज, समझ आएगा। तो आउटर एज के रोड को थोड़ा सा ऊपर उठाना, इनर एज वहीं पे रहेगा, इनर एज चेंज नहीं हुआ, अगर दोनों को ऊपर तो क्या मतलब हुआ भाई, सुनाएगा, तो इनर एज को ऐसे ही रखा और आउटर एज को रेस कर दिया समथिंग एंगल से, समझ में आएगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आउटर एज, रोड के आउटर एज को ऊपर उठा दिया, थोड़ा स्लोप बना दिया, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब किसी भी रोड के आउटर साइड को समथिंग एंगल से टिल्ट कर देना, जिस एंगल से उठाते हो, ये एंगल थीटा हो गया ना, हर जगह ऐसा कितना भी उठाते हो ना देंगे, एक लिमिट होता होगा, ठीक है, कि इतना डिग्री, देखो इसलिए वहां पे लोग लिमिट लिखते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, 80 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर, ऐसा लिख के रखते हो लोग, क्योंकि उनको मालूम मैंने इतने एंगल से टिल्ट किया है, इससे ज्यादा ऊपर जाएंगे तो क्रैश होने का चांस है, समझा रहेगा। तो ये एंगल को देख के ही वहां पे स्पीड लिमिट लिखा जाता है, समझ में आ रहेगा। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, समझ में आ रहा है, आपका स्ट्रेट रोड, ठीक है, उसके आउटर पार्ट को समथिंग एंगल से टिल्ट करना विथ सम एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। ये जो एंगल है, जिस एंगल से आपने टिल्ट किया, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलते हैं, एक मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसा है उसके ऊपर कि एंगल ऑफ बैंकिंग का क्या सिस्टम है। चलो वापस देखते, ये देखो, ये मेरा रोड के आउटर साइड को मैंने क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया विथ सम एंगल, वो एंगल मेरा क्या है, थीटा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या नाम दे दोगे, एंगल ऑफ बैंकिंग। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है आपका आउटर एज है, आउटर एज, और इस साइड वाला क्या था आपका, इनर एज। ध्यान रखना है ये सब चीज। अब आपने, अच्छा, ये इस साइड के रोड का आउटर, इस साइड के रोड को इनर, पूरे रोड को क्या बोलेंगे सर जी, तो पूरा रोड को एकदम प्लेन है ना, ऐसा स्ट्रेट, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रोड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हॉरिजॉन्टल रोड। पूरा, इस पूरे रोड की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रोड।
ये रोड को क्या बोल देंगे सर? अब इसको आप लोग बोल दोगे बैंक्ड रोड। क्या बोलोगे इसको? बैंक्ड रोड। समझ में आएगा? जिसका हमने बैंकिंग कर दी है, मतलब उसको उठा दिया ऊपर, समथिंग समझ में आ रहेगा? इसको हम लोग ने बैंक्ड रोड बोल दिया, इसको हमने हॉरिजॉन्टल रोड बोल दिया। इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ बैंकिंग। अब मुझे डेफिनेशन जब लिखना रहा तो कैसे लिखूंगा? द प्रोसेस ऑफ, ध्यान से देखना, ये एग्जाम में ये नहीं आता ये वाला डेफिनेशन, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, रेजिंग मतलब उठाना, रेजिंग आउटर एज ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड विथ सम एंगल, विथ सम एंगल, कुछ एंगल के साथ, विथ सम एंगल, विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। किसके रिस्पेक्ट में? इनर एज के रिस्पेक्ट में। मतलब इनर एज को हमने नहीं उठाया, ऊपर वाले को हम, आउटसाइड वाले को ऐसा उठा दिया। समझ आएगा? इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। इसी को हमने क्या बोल दिया? बैंकिंग ऑफ रोड। ये तो सर जी बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग का क्या डेफिनेशन है इसी के अंदर? एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या था? दो रोड के बीच का एंगल था, याद करो, ये वाला रोड और ये वाले रोड के बीच का एंगल है। ठीक है, इस रोड का क्या नाम दिया था आपने? बैंक्ड रोड। और ये प्लेन वाले को क्या नाम दिया था? हॉरिजॉन्टल। तो कैसा लिखोगे? द एंगल मेड बाय बैंक्ड रोड विथ हॉरिजॉन्टल रोड। बैंक रोड जो हॉरिजॉन्टल रोड के साथ एंगल बना रहा है, उसी को बोलेंगे हम लोग, इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। पहले के पोर्शन में आपको डेफिनेशन लिखने आता था, अब नहीं आता है। समझ आएगा? आपको सिर्फ इसका वैल्यू लिखना होता है। समझ आएगा? आप लोग जब इसका डेरिवेशन करने जाओगे तो आपको कोई ऐसा वैल्यू मिलता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ऐसा कुछ मिलेगा। अभी थोड़ी देर में आने वाला है। समझ में आएगा? ये आर जी डिवाइड से इधर आएगा, मल्टीप्लाई से इधर आएगा, तो क्या होता है? डिवाइड। तो क्या मिल जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा। समझ में आएगा? आपको तो सिर्फ थीटा निकालना है। क्या निकालना है आपको? सिर्फ थीटा। तो ये टेन जब इधर आता है तो बनता है इनवर्स, इसलिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे आता है टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। मतलब आपसे अगर एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। सर ये कैसे आ गया था? अभी थोड़ी देर में आने वाला है। समझ में आ गया सबको? पहले देख लो, इतना तो आगे बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? व्हेन अ बॉब ऑफ मास m is performing angular motion with a fixed angle with a vertical is known as कोनिकल पेंडुलम। डेफिनेशन और अच्छा हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर डेफिनेशन नहीं पूछता है ना, हमसे डेरिवेशन पूछता है। डेफिनेशन एग्जामिनर नहीं पूछता है। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए डेफिनेशन और मॉडिफाई किया जा सकता है। अब देखो, ये दे दिया मैंने रिजिड सपोर्ट, मतलब कोई दीवार है। ठीक है, और ये जो दीवार है मेरा एक फिक्स एंगल पे, देखो ये मोशन परफॉर्म कर रहा है। डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम ध्यान समझना। ठीक है, इसका जो हमारा ये है हमारा वर्टिकल, और ये हो गया इसका रेडियस। समझा क्या? रेडियस हो गया आर, वर्टिकल जो है ना उसका हाइट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो लेंथ है। रस्सी जो जिस धागे को बांध कर रखते हैं ना, उसका लेंथ क्या हो गया? एल। यहाँ पे उसका एक फिक्स एंगल बनता है थीटा। तो मैं यहाँ पे कंसीडर में मुझे क्या लिख लेना चाहिए? जो कंसीडर में क्या लिखूंगा? कंसीडर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल मान लिया, रेडियस ऑफ सर्कल इसको हमने क्या मान लिया? आर, हाइट ऑफ पेंडुलम का जो हाइट है, हाइट को मैं क्या बोल दिया यहाँ पे? एच। अब यहाँ पे जो आपका फिक्स एंगल है, ठीक है, एंगल, वो एंगल क्या है यहाँ पे? थीटा।
ठीक है, ये चीज ध्यान देना है आपको। उसको हारन तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसी में अंदर देख लो, इसके अंदर एक चीज और मिला है, देखो ध्यान से। साइन थीटा अप्लाई कर लो इस ट्रायंगल में, यहाँ पे क्या अप्लाई कर लो, तो साइन थीटा क्या होगा, थीटा ये है तो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस सबसे लंबा वाला। आपको एल को इधर ले जाना है, तो एल साइन थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, मतलब इस आर का वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ पे। अच्छा वहां नहीं लिखता हूं मैं, आपको मालूम होना चाहिए कि एल का वैल्यू ऐसा कुछ है, हमको फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। और इसमें कॉस थीटा भी अप्लाई कर लो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन, इसको इधर ले जाओ तो क्या मुझे मिल जाएगा, एल कॉस थीटा बराबर एच। ये आपको 11th स्टैंडर्ड में भी मिला होगा, ठीक है, लेकिन वहां का तरीका थोड़ा सा अलग था, ठीक है, बस लगभग सेम है वो भी। आर का वैल्यू एल साइन थीटा और एच का वैल्यू एल कॉस थीटा, या डायरेक्टली इसकी जरूरत होगी तो डायरेक्टली साइन थीटा को रिप्लेस कर लेंगे फ्यूचर में। आगे देखो, हाँ डायग्राम थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। अब इसके अंदर से इतना खत्म नहीं हुआ, उसके आगे आपको कंसीडर में और लिखना है। टेंशन इसके नीचे लिखोगे वह, टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे के अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा। क्यों, कोई रस्सी को आप लोग जब वैसा वजन से बांधोगे तो रस्सी टाइट हो जाएगा, पहले वो नॉर्मल केस में रहता है। देखो कोई लोड अटैच किया तो टाइट हो गया, मतलब टेंशन आ गया, प्रेशर आता है उसके ऊपर। प्रेशर इसलिए नहीं बोलते कि ये सॉलिड है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या नाम देते हैं, टेंशन। वो टेंशन कहाँ काम करेगा, जिस पॉइंट से बंधा रहेगा धागे में काम करेगा। डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस पॉइंट से बंधा टेंशन वहां लगेगा। पंखे को पकड़ के लटक जाऊं तो टेंशन किसके ऊपर जाएगा, जिससे टंगा है ऊपर, है कि नहीं। ये रॉड पे तो कुछ ज्यादा वो नहीं है, लोड कहाँ पड़ेगा, जिस पॉइंट से बंधा हुआ है, मतलब टेंशन कहाँ लगता है, अपवर्ड। जिस पॉइंट से बंधा हुआ रहेगा, समझ में रहेगा, इसका टेंशन उधर की तरफ जाएगा, इसलिए टेंशन कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। अपवर्ड क्यों, क्योंकि ये हमारा था रिजिड सपोर्ट, ये क्या था हमारा, रिजिड सपोर्ट। सबको समझ में आ गया। अब टेंशन हमको सीधा दिख रहा है क्या, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे केस में मुझे क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखते रहना बस, ठीक है, देखते रहना। एक हो गया वर्टिकल, एक हो गया हॉरिजॉन्टल। बताओ मुझे, ध्यान से बताओ, क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा होगा, आप लोग मानोगे। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल, समझ रहेगा। तो यहाँ पे एंगल क्या मिल गया मुझे, थीटा। क्योंकि इसके पास थीटा है तो मुझे इसको क्या दे देना चाहिए, टी कॉस थीटा, और ये हो गया टी साइन थीटा। ध्यान देने वाली बात है, आर ऊपर लिख लेता हूं, कि ये सिर्फ डायरेक्शन है, वैल्यू नहीं है। क्या है वो, बच्चे लोग क्या करते हैं, जब अप्लाई करना रहेगा ना तो आर को हटा कर टी साइन थीटा लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा अपॉन एल। गलत है ना, ये जस्ट डायरेक्शन है, उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। टी साइन थीटा इस तरफ जा रहा, आगे कहीं भी जा सकता है वो, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। आगे देखो, एक चीज अब छूट रहा है, कौन, एम जी, और इधर से उधर की तरफ भी कोई जा रहा होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कंसीडर में लिखा जाए, टेंशन लिखा, टेंशन के दो कंपोनेंट लिखते फटाफट। दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कौन था बच्चा, वर्टिकल टी कॉस थीटा, और एक इसी का दूसरा भाई है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चा लोग यहाँ पे क्या हो गया, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, इतनी हमको वैल्यू मिल गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी इसके अंदर, तो ये वेट बच गया, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो, ज्यादा बेस्ट आएगा। वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, mg, और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब बोलो का डायरेक्शन भी लिखना बाकी रह गया। ठीक है, सीधा बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं, देखो ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिख देना है मुझे, अपवर्ड। और टी साइन थीटा कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट मतलब क्या, टूवर्ड्स द सेंटर। जितना लोग भी लेफ्ट में जा रहे हैं ना, जिंदगी भर उसको टूवर्ड्स द सेंटर लिखो, जिंदगी भर मतलब जब तो ये चैप्टर सीख रहे हो, आगे का चैप्टर का पता नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दिया। अब कौन बच रहा है इसके अंदर, सेंट्रीफ्यूगल बच गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका वैल्यू मुझे बच्चा लोग बताओ क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। डायरेक्शन आएगा, क्या लिखना पड़ेगा हमको,
अवे फ्रॉम सेंटर। कंसिडर लिख के रेडी हो गया। अब डेरिवेशन की बारी है सर जी। डेरिवेशन डायग्राम में देख लो। हाँ, मुझे तो याद हो गया डायग्राम। mg किसको बैलेंस कर रहा है? यहां लिखते हैं हम लोग mg इज बैलेंस्ड बाय, सेम वैसे जैसा पहले कर रहे थे, इज बैलेंस्ड बाय टी कॉस थीटा। इसका साफ साफ एक ही मतलब है कि mg बराबर है टी कॉस थीटा के। यहाँ पे टी टेंशन है, यहाँ पे टी क्या चीज है? अब इसमें और आएगा टाइम पीरियड, वो भी टी है, समझ आएगा। तो अभी फिलहाल ये टेंशन है। और डायग्राम में देखो कौन किसको बैलेंस कर रहा है? mv स्क्वायर अपॉन आर इज बैलेंस्ड बाय टी साइन थीटा। तो इसका भी साफ साफ एक ही मतलब है सर जी कि mv स्क्वायर अपॉन आर जो है वो इक्वल हो जाएगा टी साइन थीटा के। अब हम लोग ने बार बार एक ही चीज सीखा है सर, दो इक्वेशन बनाने का, दोनों को डिवाइड। तो यहां लिखूंगा मैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। 2 कौन है मेरे पास? mv स्क्वायर अपॉन आर, 1 कौन था? mg। यहाँ पे टी साइन थीटा और ये आ गया अपॉन में टी कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपका कॉमन सेंस चेक किया जाएगा कि 11th भर में आपने क्या पढ़ाई किया है। ठीक है, पहले तो मुझे सर टी कैंसिल कर लो। और साइन अपॉन कॉस ये वाले केस में 10 मत करो, यहाँ पे मुझे साइन को हटाना होता है, समझ में रहेगा बुक से आंसर मिलाने के लिए। पहले तो यहाँ से इसको निपटा दिया जाए तो क्या बचेगा? वी स्क्वायर अपॉन आर जी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू आपने क्या निकाला था वो देख लो, ये वाला रखो, क्या निकाला था? तो यहाँ पे साइन थीटा वैल्यू क्या लिख दिया? आर अपॉन एल। अब पहले से नीचे में कॉस थीटा है, तो देखो ये साइन थीटा को हटा के क्या लिखा? आर अपॉन एल, और कॉस थीटा पहले से। अब 11 का क्या बोला सर जी? आप क्या बोले थे 11 का आने वाला है? वो ये कि v इज इक्वल टू, आपको मालूम होना चाहिए, 2 पाई आर अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2 पाई आर क्यों लिखा? डिस्टेंस सर्कल में जब भी घूमे कोई ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस 2 पाई आर ही लेना है, समझ आएगा। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमेगा तो स्पीड का यही फॉर्मूला लोगे, कितना? 2 पाई आर अपॉन टी। अब ये जो टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ये टी यहाँ पे है टाइम पीरियड। अब तक तो टेंशन था, अब ये कौन है यहाँ पे? टाइम पीरियड। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे वी स्क्वायर है, क्या है? ये तो वी की वैल्यू है, तो इन सबका भी स्क्वायर यहाँ रखना होगा। तो स्क्वायर रखना है तो 2 का स्क्वायर यहाँ रखोगे, क्या आएगा? 4 पाई का पाई स्क्वायर, आर का बच्चा लोग आर स्क्वायर अपॉन टी का भी टी स्क्वायर। अब पहले से अपॉन में कोई तो था, ये जो पूरा वैल्यू लिखा हूं ये किसकी वैल्यू लिखा हूं मैं? वी स्क्वायर की। वी की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन टी है, तो वी स्क्वायर का वैल्यू सबका स्क्वायर लिख दिया, अपॉन में आर जी था वैसे ही है। और यहाँ पे कौन कौन है आपके पास? आर अपॉन एल कॉस थीटा। अपन लोग को ध्यान देना, अपन लोग को निकालना है टी, टाइम पीरियड। आपको यहाँ पे तो कोनिकल पेंडुलम है, लेकिन निकालना क्या होता है? टाइम पीरियड। क्या निकालना होता है? तो ऐसा करते हैं, टी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, बाकी सबको भेजो उधर। वहां पे कौन कौन है पहले देखो, कौन कौन है यहाँ पे? नीचे लिखते हैं इसको ऐसे अंदर, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, वैसे ये डिवाइड से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, वो उधर से इधर नीचे आएगा। आर जी पहले से था, एक और आर नीचे आ गया, और यहाँ पे क्या पहुंच गया? टी स्क्वायर। बहुत अदला बदली हो गया, ध्यान देने वाली बात है। ये डिवाइड से इधर गया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई से इधर आया डिवाइड, टी स्क्वायर डिवाइड से उधर गया मल्टीप्लाई। निपटाओ, जो जो निपट सकता है उसको निपटाओ। आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, कट गया। ये बच्चा लो टी का स्क्वायर है, तो कॉमन सेंस यूज करो। टी क्या मुझे मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा अपॉन जी। स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में। अब ये लेफ्ट का राइट कर दिया, ऐसा आपको आना चाहिए, हम लोग बड़े बच्चे हो गए अब, ठीक है। रूट से देखो 4 का स्क्वायर रूट लिया था 2, पाई स्क्वायर का रूट से बाहर, और रूट में क्या बच गया? बस यही अपना आंसर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ व्हाट? कोनिकल पेंडुलम। ये आपको डिराइव करना था, यहीं पे खत्म मत करो, रुको थोड़ा सा भी और रुक जाओ, स्किप नहीं करना है।
डायग्राम के अंदर देख के आपको मालूम होना चाहिए कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ये भी फिलहाल लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं। डायग्राम एक चीज बता देता हूं, पहले लिख के देखो। A अपॉन बी है इक्वल टू समझो C अपॉन डी है, ठीक है। तो A ऊपर है न्यूमरेटर में, C भी ऊपर है। तो अगर A और C का रिलेशन देखने जाऊंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या ये? लेकिन A और D का रिलेशन एक ऊपर एक नीचे, इनवर्सली। सर B और D का रिलेशन डायरेक्टली। दोनों नीचे रहना चाहिए तो भी डायरेक्टली, दोनों ऊपर, एक ऊपर एक नीचे। मुझे बताओ ये जो T है क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ L के? है तो ऊपर है वो भी। मुझे बताओ क्या T ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ cos थीटा के? मुझे बताओ क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है G के स्क्वायर रूट में? ये भी है कि नहीं? मुझे बताओ क्या इसके अंदर कहीं पे मास आ रहा है? कहीं पे मास है? मतलब इसके अंदर मास नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर मास नहीं आ रहा है। मास ना आने का एक मतलब यह है कि टाइम पीरियड जो है वो मास के ऊपर डिपेंड। आप ऑब्जेक्ट चाहे छोटू सा बांध दो या 1 किलो का 10 किलो का बांध दो, फर्क पड़ने वाला। फर्क किससे पड़ेगा? उसके लेंथ से, एंगल क्या बनाया था उससे, और कितनी ग्रेविटी काम कर रही है उससे। समझ में आएगा? इसका मास कितना लंबा है या कितना छोटा है उससे यहाँ पे फर्क पड़ता। अब लॉ सुनो, ये स्टेटमेंट खुद से सुन के लिखोगे। टाइम पीरियड of conical pendulum is directly proportional to square root of length of string, square root है ना, and is directly proportional to cos of the angle between the vertical and the string, and inversely proportional to square root of acceleration due to gravity, inversely है ना, and it is independent on the mass of the object, mass of the object के ऊपर डिपेंड। 4 पॉइंट लिखने आएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है सब, समझ में आएगा। यही था हमारा लॉ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। देख लेंगे तो आगे बढ़ेंगे।